लेटेस्ट है वो ये है कि इमरान खान साहब की बहनें और उनके पार्टी के लोग उन्हें मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कल जब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया और उसके जो असरात हैं वो ये है कि जो भी गेम डाली गई थी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत तकसीम हो गई है, एक ये खेल खेला गया था, चंद लोगों को इस्तेमाल किया गया जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा है। और मैं उन्हें बदनीयत नहीं कहता, एस्टेब्लिशमेंट करती है कि उनको थोड़ा सा आसरा करती है कि आपके थ्रू हम इमरान खान को बाहर निकाल देते हैं, आप बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं। वो बंदा चला जाता है, इमरान खान से बात करता है, उसकी मिन्नत तरला करता है, बाहर आ कहता है जी मैं निकालूंगा। अब हर एक के अंदर हीरो तो होता है ना, जब आप पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको बड़ा शौक होता है कि आप ज़्यादा मकबूल हो जाएं या आपका ज़्यादा नाम हो जाए या आप सबसे आगे निकल जाए। इमरान खान को मैं निकाल कर लाया हूँ, तो इस चक्कर में वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने सारा बयान यही तोड़ दिया, उन्होंने कहा जी मैंने तो किसी को नहीं कहा कि जाके मुज़ाकरात करो या कोई डील करो मेरे लिए, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। हाँ, लोग ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। उन्होंने दो लोगों के नाम लिए, एक अली अमीन का नाम लिया और एक नाम लिया आज़म सवाती साहब का। तो तीसरा नाम इमरान खान साहब ने इसलिए नहीं लिया कि वो इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, बैरिस्टर सैफ का। लेकिन अब आप देखें मीडिया कैसी बारीक वारदात डालता है कि बैरिस्टर सैफ के जिम्मे डालेगी, उसको कहा होगा मुज़ाकरात करने के लिए, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते और मुज़ाकरात कर रहा है। तो बैरिस्टर सैफ के राब्ते और मुज़ाकरात खत्म कब होते हैं? जो उनको करवाने पड़ेंगे। ये सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान का मीडिया भी जानता है कि वो मोहसिन नकवी हैं खैबर पख्तूनख्वा के। जैसे शहबाज शरीफ के साथ मोहसिन नकवी मौजूद है, वैसे ही अली अमीन के साथ बैरिस्टर सैफ मौजूद हैं। और इन दोनों की हैसियत का आपको अंदाज़ा है और वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की हैसियत का भी आपको अंदाज़ा है कि क्या है। अब इमरान खान साहब की बहनों को आज फिर अडयाला जेल के बाहर रोक लिया गया। हालांकि लास्ट टाइम जब इमरान खान साहब की बहनों को नहीं मिलने दिया गया, मंगल वाले दिन जब इन्होंने वहाँ पे धरना दिया, तो पुलिस वाले आए और उन्होंने आकर यकीन दिलाया कि आप बेफिक्र रहें, जुमेरात को हमें बताया गया कि आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी, तो आप अभी चले जाएं, जुमेरात को आपके भाई के साथ मुलाकात हो जाएगी। ये पुलिस पे यकीन करके चले गए। लेकिन आज इमरान खान की बहनों ने कहा कि पुलिस ने हमारे साथ झूठ बोला था, हम मुलाकात करने के लिए आए, इन्होंने नहीं मिलवाया। और फिर क्या कुछ हुआ ये सारी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान की बहनों ने क्या कहा। इमरान खान की एक और बहन है उज़मा खान, उन्होंने कहा कि सबके पास ये ऑप्शन होता है, किसी के पास भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ना हो। ऑप्शन तो इमरान खान के पास भी है, मगर जालिम का अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई मजबूर नहीं है, हर दौर में फ़िरौन गुजरा है। हमें अल्लाह से उम्मीद नहीं बल्कि अल्लाह पर पूरा यकीन है कि इमरान खान सुरखरू होंगे, ये उज़मा खान साहबा ने कहा। अब हुआ यह कि इमरान खान की बहनों को, उमर अयूब को और ज़रताज गुल वज़ीर को, साहबजादा हामिद रज़ा साहब को और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और दीगर लोग जो मिलने के लिए आए थे, उन्हें रोक दिया गया। अलीमा खान और इमरान खान की बहनें एहतजाज पर बैठ गईं और जाने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था, रहनुमाओं को भी नहीं मिलने दिया गया, वकला को भी नहीं मिलने दिया गया और बहनों को भी नहीं मिलने दिया गया, फैमिली को भी नहीं मिलने दिया। उमर अयूब साहब ने इस मौके पर कहा कि शहबाज शरीफ से बड़ा झूठा कोई नहीं है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो उन्होंने लगाई है, कितनी देर तक दे सकते हैं? रुपए की कदर कम होने से मुल्क पर 14,450 अरब रुपए कर्जा बढ़ा है। महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है, अभी मजीद मसाइल खड़े होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत में कह रहे हैं जी हम कीमतों में कमी नहीं कर रहे, हम फ़ायदा बलूचिस्तान को देंगे। कैसे देंगे जी आप? क्या अगर आप पेट्रोल की कीमतें कम कर देंगे तो फिर आप बलूचिस्तान को फ़ायदा नहीं देंगे? क्या बलूचिस्तान के लोगों से आप टैक्स नहीं लेते? क्या सिंध के लोगों से आप टैक्स नहीं लेते? क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग आपको टैक्स नहीं देते? तो वो जो टैक्स आपको मिलता है उस पैसे से आपने डेवलपमेंट करनी है ना। जो बेशुमार पैसा आपको मिलता है उससे आपने डेवलपमेंट करनी है। या फिर आपने अब पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतें बढ़ा के अपने सड़कें बनानी है जी। सड़क नहीं बन सकती जब तक कि हम पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा देंगे। पूरी दुनिया में कीमत कम होती चली जा रही है, पाकिस्तान में कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती चली जा रही है। इस पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट मैं यहीं पे आपके साथ शामिल कर देता हूँ। फिर बाकी जो जेल के बाद होता रहा वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा के हवाले से कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी तो पाकिस्तान में भी बढ़नी शुरू हो गई और बढ़ी, और जब कम हुई तो पाकिस्तान में कम होनी चाहिए थी। हुकूमत ने मार्च अप्रैल में लेवी में इजाफा किया। पेट्रोलियम लेवी 80 रुपये फ़ी लीटर है। सिर्फ 2 महीनों में आवाम को रिलीफ देने की बजाय हर माह 34 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद किए गए। ये एक मिनी बजट है, ये दावा किया जनाब हुकूमत ने। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप और याद रखें कि हुकूमत कहती क्या है, यानी ऐसी ढीठ और बेशर्म हुकूमत है कि वो साफ कहते हैं जी हम ये रिलीफ आवाम को मुंतकिल नहीं कर रहे, और चौड़े होकर कह देते हैं भाई आलमी मंडी में कीमत कम हुई है, आप कीमत कम कर नहीं रहे। क्यों? जब आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है तो आप कहते हैं जी दिल पे पत्थर रख के हम कीमत बढ़ा रहे हैं। भाई जब कीमत कम हो रही है तो कम भी करो ना, ये बेशर्मी और ढिठाई नहीं है तो और क्या है। अच्छा जी, आगे चलें कि जेल में फिर क्या होता रहा। अडयाला जेल के बाहर पूरा एक मेला ही आज लगा हुआ था, सब लोग मिलने के लिए गए थे और वहाँ पे एक तनाज़ा हर दफ़ा खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा जी कि बलूचिस्तान को कैसे फ़ायदा देंगे। उमर अयूब साहब ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में कमी का कौन से फंड है जो वहाँ लगाएंगे, हुकूमत झूठ बोलकर फ्रॉड कर रही है। अख्तर मेंगल का रास्ता रोका गया और कौमी असम्बली में हुकूमत के किसी एमएनए को कहा जाए कि वो बगैर सिक्योरिटी के बलूचिस्तान जाकर दिखाए। बलूचिस्तान का वज़ीर आला बगैर सिक्योरिटी के कोयटा से बाहर नहीं जा सकता, बगैर सिक्योरिटी के कोयटा में नहीं फिर सकता, बाहर जाने की बात कर रहे हैं। अलीमा खान साहबा ने कहा कि इनको रोका गया, दागल के मकाम पर पुलिस नाके पर रोका गया और दूसरी दोनों बहनों को भी रोक दिया गया। अहले खाना ने एहतजाज किया, उन्होंने कहा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें यकीन दहानी करवाई गई थी और हमें कहा गया था कि जुमेरात को आपकी मुलाकात करवाएंगे, फिर रोक लिया गया।
अच्छा, इसके बाद जरताज गुल वजीर साहबा पहुंची, उनको भी इसी नाके पे रोक लिया गया और उन्होंने बताया जी पूरा रोड बंद किया हुआ है, इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है, इतना खौफ है इन्हें, हमारे लीडर से मिलने नहीं दे रहे। अता तारण एक नालायक इंसान है, गैर संजीदा इंसान है। अगर खौफ नहीं तो अडियाला रोड को क्यों बंद किया हुआ है? साहबजादा हामिद रजा साहब को भी इसी मुकाम पर रोका गया। उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई रास्ता नहीं निकला सवाए इसके कि हम पुरअमन तौर पर यहाँ आने की कॉल दें। लार्जर बेंच के फैसले आए हैं। कल चीफ जस्टिस ने सलमान सफदर की मुलाकात में कहा, जो बातचीत की मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा कि जाएँ आप जाकर मिलें, और फिर भी नहीं मिलने देते। और उन्होंने कहा मेरा नाम कभी भी कंप्रोमाइज्ड लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं होगा। अलीमा खान साहबा ने एक और बात भी की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो अलीमा खान साहबा ने की, मैं आपके सामने रख देता हूँ। अलीमा खान साहबा ने कहा जी कि जो लोग बिना लिस्ट के इमरान खान साहब से मिल लेते हैं वो अपने दोस्तों से कहकर हमारी भी मुलाकात करवा दें, क्योंकि हमारे तो कोई दोस्त नहीं है। अब ये एक तरह का ताना भी है और एक तरह से शर्मिंदा करने की कोशिश भी है कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा और आप लोग अपने ताल्लुकात लगा के इमरान खान साहब से मिल लेते हैं, तो हमारी भी मुलाकात करवाई जाए। बहरहाल ये एहतजाज करते हुए ये सारे लोग पहुँच गए वहाँ पे। अलीमा खान साहबा, एक खाली प्लाजा था वहाँ पे जो ज़ेर तामीर है, वहाँ जाके बैठ के इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और नाके पे ये खवातीन बैठ गई, इमरान खान साहब की बहनें। फिर SP नबील खोकर की सरबराही में पुलिस की इजाफी नफरी वहाँ पे पहुंची। पुलिस के जब शोर शराबा किया, पुलिस ने उनके ऊपर थोड़ा क्रैकडाउन किया तो कारकुनान को मुंतशिर किया गया। फिर इमरान खान की बहनों ने एक प्लाजे के अंदर पनाह ले ली। पुलिस की भारी नफरी प्लाजे में दाखिल हो गई और इनके साथ खवातीन पुलिस भी थी। पुलिस ने जो प्लाजे का मालिक है उसको तलब कर लिया और उसे कहा कि जी फौरी तौर पर दफ्तर को ताले लगाओ, प्लाजे को बंद करो। प्लाजे का मैनेजर जो है वो ताले लेके पहुँच गया। तो आप अंदाज़ा करें कि ये इतनी रियासत खौफजदा है कि पिछली मरतबा इमरान खान साहब की बहनें बाहर परेशानी में खड़ी थी, उससे पिछली मरतबा उनको बारिश में इतनी दूर दराज इलाके में छोड़ के आ गए। पिछली मरतबा वो बेचारी बाहर धूप में खड़ी थी तो सामने उन्होंने देखा एक छोटा सा ढाबा खुला हुआ था, वो उसके अंदर गई तो पुलिस ने जाके वो ज़बरदस्ती बंद करवा दिया कि निकलो यहाँ से भी। अब वो एक प्लाजे के अंदर, ये जुल्म याद रखा जाएगा, इससे 1% जुल्म भी कभी मरियम नवाज ने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा, या इतना जुल्म कभी बिलावल की बहनों ने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। बिलावल का तो एक फोटो है ना कि बेनज़ीर भुट्टो की उंगल के साथ लगा हुआ जा रहा है ऐसे पकड़ के साथ जेल के अंदर जरदारी को मिलने के लिए, तो वो उस तस्वीर को आज तक बेचते हैं। नवाज शरीफ का फोटो है कि वो आंखों में आंसू है और वो एक जंगले के पीछे पकड़ के खड़ा है। लेकिन ये जुल्म हमेशा याद रखा जाएगा कि जिस ढाबे में पनाह लो उसको बंद करवा दो, जिस प्लाजे के अंदर पनाह लो उस प्लाजे के मालिक को बुला के उसको ताले लगवा दो। इन्होंने हर वो जुल्म किया है जिसकी आप माजी में कोई मिसाल नहीं देखते। यानी फातिमा जिन्ना साहिबा के ऊपर भी इन्होंने बड़ा जुल्म किया था, लियाकत अली खान को कत्ल किया गया, उसके बाद जुल्फ़िकार दी भुट्टो के ऊपर जुल्म किया गया। लेकिन वो तमाम मज़ालिम आप इकट्ठे करें तो जो आजकल के दौर में हो रहा है वो उसका अशर अशीर भी नहीं है जो अब किया जा रहा है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें कभी ऐसे पब्लिक के सामने आई नहीं और इस बड़े स्केल के ऊपर नहीं हुई। कोई शर्म और कोई हया होती थी लोगों की आंखों में, वो शर्म और हया ही जाती रही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिक्टेटर्स के दौर देखे हुए हैं, परवेज़ मुशर्रफ का दौर तुमने खुद देखा हुआ है। अब वो सारे लोग ये कहते हैं कि ये तो डिक्टेटर्स भी नहीं करते थे जो इस दौर के अंदर हो रहा है, जो अब की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और अब की हुकूमत जो है वो सहूलतकारी कर रही है ये सब कुछ करने के लिए। तो ठीक है, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें, ये सारा कोई रिकॉर्ड पे रहेगा। कल को ये मार एस्टेब्लिशमेंट को भी पड़ेगी, कल को ये मार जो है वो सियासी जमातों को दूसरी को भी पड़ेगी और उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये निकाल के फिर ये लोग दिखाएंगे ना पाकिस्तानी की जनाब आपने ये किया हुआ है तो आप भुगतें आप। अब आपको क्या तकलीफ हो रही है? यानी आज किसी भी जुल्म के खिलाफ हसीना वाजिद एक लफ्ज़ नहीं बोल सकती। वहाँ एस्टेब्लिशमेंट के जिन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा गया है एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते, क्योंकि बांग्लादेश के बाद पूरी एक तारीख है। वो निकाल के पिछले 10-20 साल का रिकॉर्ड सामने रख देते कि जनाब ये हमारे ऊपर जुल्म और सितम आपने किया हुआ है, इसका आप जवाब दें। अब आप क्यों रोते हैं जब आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं कानून के मुताबिक? अब नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा जाता है कि आप पैसा पाकिस्तान में लेकर आए, और ये बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान में पैसा लेकर आए। आर्मी चीफ ने भी उनसे खिताब किया है। अब खिताब के बहुत सारे हिस्से निकाल के लोगों ने उनकी मीम्स बना ली हैं। मैं कल भी कह रहा था कि एक बड़े ओहदे के ऊपर अगर आप बैठे हुए तो आपको खासा मोहतात होना पड़ता है, आपके पास गलती की गुंजाइश कम होती है। लेकिन आर्मी चीफ ने एक तो जो आयत उन्होंने पढ़ के सुनाई कुरान पाक की, और आयत थी इस हवाले से कि पहले तहकीक कर दिया करो जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए। जिस सूरत की उन्होंने वो आयत बताई वो उस सूरत की आयत ही नहीं है। जब लोगों ने तहकीक की तो सबसे पहले तो आर्मी चीफ साहब ने जो सूरत का नाम लिया वो उस सूरत की आयत ही नहीं है। तो तहकीक में तो यही यहाँ से ही फारिग हो गया सारा मामला कि आप जिस सूरत का नाम ले रहे हैं वो आयत मौजूद है, लेकिन उसका इस्तेमाल सोशल मीडिया के खिलाफ, PTI के खिलाफ ही आर्मी चीफ वही आयत सुनाते हैं। बहुत सारी आयात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़यानत के बारे में, जुल्म के बारे में, जबर के बारे में वो भी अब निकाली और सोशल मीडिया पर लगाई हैं कि जनाब आपने सारा कुछ हमारे साथ किया। अब आर्मी चीफ कहते हैं जी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी लेकर आए अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में। सियासतदान हमसे ये शिकवा करते हैं कि आप ये तो कहते हैं कि नवाज शरीफ का सरमाया पाकिस्तान से बाहर है, वो क्यों नहीं लेकर आता? आप ये तो कहते हैं कि जरदारी और बिलावल का और उनकी फैमिली का सरमाया पाकिस्तान से बाहर है, वो क्यों नहीं लेकर आता? आप ये तो कहते हैं कि चौधरी बरादरान या फजलुर रहमान या जो हैं, आप सबके बारे में, सियासतदानों के बारे में कहते हैं कि सियासतदान अपना सरमाया पाकिस्तान में क्यों नहीं लाते, तो आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्यों नहीं कहते? तो बिल्कुल ठीक है, उनका शिकवा जायज़ है। अब सवाल तो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पर तो वो थे ही नहीं बेचारे, उनमें कुछ लोकल्स भी थे, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनकी कैपेसिटी नहीं है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रोग्राम था, ज़्यादातर नून लीग के लोग थे वो ओवरसीज़, तो एक सियासी जमात का एक जलसा टाइप था जिससे आर्मी चीफ ने खिताब किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब
ये मालूम करना चाहिए कि इससे पहले जितने भी आर्मी चीफ गए हैं वो उनकी फैमिली और उनका सरमाया किधर है? क्या उन्होंने अपनी सरमायाकारी पाकिस्तान में की है? क्या इसकी कोई गारंटी है, श्योरिटी है कि आइंदा जितने भी आर्मी चीफ रिटायर होंगे वो अपना पैसा और सरमायाकारी पाकिस्तान में करेंगे या उनका खानदान यहाँ पे रहेगा, यहाँ सरमायाकारी करेगा? क्योंकि ये लोग तो महफूज है ना, इन्हें तो कोई उंगली भी नहीं लगाता। मार तो हम जैसे लोगों को पड़ती है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां उठा लेते हैं। मार तो हर उस आदमी को पड़ेगी जो एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के अगेंस्ट चलेगा। उस आदमी को कभी मार नहीं पड़ सकती या मारा नहीं जा सकता जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा होगा, और ये तो खुद एस्टेब्लिशमेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनरल बाजवा और उनकी फैमिली की प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ पे है दुनिया में, जरा पता करवाएं। और दुनिया के कौन से मुल्क में कहाँ पे उनके लोग जो है वो सरमायाकारी करना चाहते हैं, ये भी पता करवाएं। जनरल राहील शरीफ साहब और उनकी फैमिली कितना, जरा पता करवाएं। उनका पैसा कहाँ है, जरा पता करवाएं। जनरल नदीम अंजुम, अभी तो उनके बारे में पता ही कुछ नहीं चल रहा। जनरल अशफाक परवेज कियानी और उनकी फैमिली कहाँ कहाँ कारोबार करते हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान में कितनी और बाहर कितनी करते हैं, पता करवा लें आप। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब बैरून मुल्क इंतकाल कर गए, उनकी प्रॉपर्टी बैरून मुल्क थी जहाँ पे वो फौत हो गए। अब उनके बच्चे कहाँ, उनकी फैमिली कहाँ है, जरा ये भी आप पता करवा लें। गुज़िश्ता 25 साल में कौन सा ऐसा आर्मी चीफ रिटायर हुआ है जो खुद और उसका पूरा खानदान पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में अपना सारा सरमाया लगाए? इसका जवाब दे दें। यानी मैं ये कहता हूँ कि सियासतदानों पे हम तनकीद जरूर करते हैं, लेकिन हमें दूसरी साइड भी देखनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान में रहने के लिए तैयार है? हर ब्यूरोक्रेट ने अपने बच्चे बाहर से पढ़ाने होते हैं, उनको बाहर के पासपोर्ट दिलवाने होते हैं, उन्हें बाहर मुल्कों के अंदर रखना होता है, उनको वहीं सेटल करना होता है। हर ब्यूरोक्रेट का ये मसला है, हर सियासतदान का ये मसला है। जजेस इवन के पैसा पाकिस्तान से बाहर लेकर जाते हैं और इसके सबूत और चीजें मौजूद है एजेंसी के पास, लेकिन बजाय इसके कि इस सिलसिले को इन चीजों को ठीक करने के वो इन चीजों को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का तरीकाकार कि ब्लैकमेल करके अपना काम चला लो, बजाय इसके कि पाकिस्तान को बेहतर किया जाए। नाज़रीन, एजाज चौधरी साहब के खिलाफ जो मामला है वो चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी जमानत का, और वहां पे हुकूमत अपनी पूरी कोशिश के बावजूद, इल्ज़ाम यह है ना कि इन्होंने उकसाया लोगों को 9 मई के हवाले से, तो 9 मई या 9 मई से पहले का उनका कोई स्टेटमेंट, कोई वीडियो, कोई रिकॉर्ड के ऊपर हुकूमत कोई चीज़ पेश नहीं कर सकी। अब आप अंदाजा करें, सुप्रीम कोर्ट ने तो मजीद टाइम दे दिया हुकूमत को कि जी ले और लब के कोई और चीज़ अगर आपको मिलती है तो। चीज़ें ढूंढने के लिए क्या 2 साल काफ़ी नहीं थे? आज 2 साल होने को आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट फिर टाइम दे रही है इस हुकूमत को कि जाओ जाकर एजाज चौधरी के खिलाफ कोई सबूत ढूंढ कर लाओ जो 9 मई से पहले का हो। भाई बेल देनी चाहिए, बीमार आदमी है, सेनेटर है, वो सेनेट के इजलास में शरीक होना चाहता है, उसको शरीक नहीं होने देते। और मामला क्या है, सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनकी ख्वाहिश है कि इस आदमी को जेल में रखा जाए, निशाने पर बनाया जाए, ये सेनेट के इजलास में शिरकत ना करे। बार बार प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होते हैं, लेकिन एक मरतबा भी उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। खौफ फैलाने की कोशिश है ना, और खौफ इतना फैल गया है कि मैं मियाँ अबाद फारूक की वीडियो देख रहा था, उसको गाड़ी में कैदियों वाली वैन में बिठाया जा रहा था अदालत से, उसकी आंखों में अंगारे नजर आ रहे थे और वो इमरान खान के नारे लगा रहा था अपने नजरिए के ऊपर पूरी ताकत से खड़ा। वो आदमी क्या बना दिया आपने उसको? एक नॉर्मल पॉलिटिकल वर्कर था, उसको एक फौलादी आदमी में आपने कन्वर्ट कर दिया। उसका बेटा फौत हो गया, उसका नाम लेते रहते अपने बाप को बुलाते 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 बुलाते, और आपने उसको मिलिट्री कस्टडी में रखा हुआ था। बेटा उसका फौत हो गया, उसको सही तरह से जनाजे में शिरकत भी नहीं करने दी। एक के बाद एक दुख इस आदमी को दिया, लेकिन वो फौलाद का बना हुआ है, वो वहां पे खड़ा होकर इमरान खान के नारे लगा रहा था। उसकी आंखों में रत्ती बराबर खौफ नहीं था, जबकि जिन लोगों ने जुल्म किया या जो लोग जालिम हैं उनके चेहरों पे खौफ पड़ा जा सकता है, साफ दिखाई देता है। वो जाली मुस्कुराहटें और जाली खुद एतमादी जो है वो अपने चेहरे के ऊपर सजा के सामने आते हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि उनके चेहरे और उनकी आंखें वो सारी कहानी बता रहे होते हैं। आवाज़ कपकपा रही होती है और एतमाद का फुकदान है। ये हमने देखा है, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा देखा है। अब नाज़रीन, लोगों को खौफजदा करने का जो तरीकाकार है वो तो हो गया नाकाम। अली अमीन गंडापुर साहब ने खिताब किया और ये बड़ा तगड़ा है। देखिए, खिताब तो अली अमीन गंडापुर कमाल करता है, यानी जब भी बात करता है, खिताब करता है तो कमाल करता है। बस सिर्फ डी में दाखिल नहीं होता। अगर ये शख्स वहाँ बहादुरी दिखा देता, डी में दाखिल हो जाता, तो इसका नाम तारीख में लिखा जाता, और अगर ये शख्स गिरफ्तारी दे देता या जख्मी हो जाता तो इसका नाम तारीख में लिखा जाता। गिरफ्तारी देने का मौका था, वहाँ से ये भाग गए, जख्मी होने का मौका था या गिरफ्तार होने का मौका था, वहाँ से भी ये भाग गए, लेकिन खिताब कमाल किया अली अमीन गंडापुर ने। इसके तो आप 100 नंबर अली अमीन गंडापुर को देंगे कि इन्होंने वकला से खिताब किया लाहौर में, हाई कोर्ट बार में। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती लोगों को उठाकर हुकूमतें बनानी शुरू कर दी। ये जूते पॉलिश करने वाले लोग चाहते हैं कि ऐसे चलता रहा तो हम गुलाम ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से नहायत अहम बात करने वाला हूँ। मदीना की रियासत क्या थी? मदीना की रियासत इंसाफ पर मबनी थी। आज हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं नजर आता। उन्होंने कहा कि हमारे बड़ों ने बहुत कुछ किया, इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती लोगों को उठाकर हुकूमतें बनानी शुरू कर दी। इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिए। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, पहले भुट्टो को फांसी दी, अब भुट्टो को अवार्ड दे दिया। इस तरह अपने लोगों को लाने के लिए बहुत कुछ किया। आज पाकिस्तान कर्ज में डूब गया। अब पाकिस्तान खुद मुख्तार ही नहीं रहा, हम गुलाम बन गए। कैबिनेट, हमारे लीडर सब गुलाम बन गए। पाकिस्तान में जमहूरियत है लेकिन धांधली की गई। तुम लोगों को सेलेक्टिव लोग नहीं चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि आप लोग वकील हैं, खुद भी आप मुद्दई हो। इमरान खान मुसलमान की बात करता है, नामूस रसालत की बात करता है, वो बेगुनाह जेल में है। वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात करता है, लेकिन जूते पॉलिश करने वाले लोग चाहते हैं कि ऐसा ही चलते रहे।
तो हम गुलाम ही रहेंगे। इमरान खान का मसला कुर्सी नहीं बल्कि पाकिस्तान को आज़ाद और खुद मुख्तार बनाना चाहता है। अच्छी तकरीर की, कारकुनों को गोलियां मारने के ऊपर बात की, मुत्तहिद होने की बात की, और इन्होंने ग्रांट भी दी है जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए। तो इंतजार मंजूठा साहब ने प्रोग्राम करवाया था लाहौर में, अली अमीन गंडापुर साहब का अच्छा खासा इस्तकबाल भी हुआ है। नाज़रीन, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया कि इमरान खान साहब ने मना किया है कि कोई बयानबाजी नहीं करेगा जो माइंस एंड मिनरल्स बिल है उसके बारे में, लेकिन दूसरी तरफ वो लगातार माइंस एंड मिनरल्स बिल के बारे में जहन साजी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, उसने ये कहा कि वफाक और SIFC से कोई डिक्टेशन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता इस बिल के मामले पे। तो वो एक तरफ कह रहे हैं खामोशी इख्तियार करो और दूसरी तरफ खुद से इसके ऊपर जहन साजी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब तक इमरान खान साहब ओके नहीं करते तब तक किसी सूरत में कभी भी ये बिल पास नहीं होना। नाज़रीन, आज के दिन में एक और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि सिंध में जरदारी साहब को नानी याद दिला दी है आवाम ने, और इतना वोट डाला है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीपल्स पार्टी जीत जाए। लेकिन रिजल्ट आप देखिएगा क्या आएगा। वहाँ पे कुछ वीडियोज़ और तस्वीरें और ऑडियोज़ गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे, और वहाँ पे जिन लोगों से बात की वो बता रहे हैं कि जनाब धांधली नहीं धांधला है, ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं सीट जीतने की, और कोई ना कोई गेम ये डाल देंगे उमर कोर्ट में, भरे हुए बक्से पहुँचाने की भी वीडियो मैंने देखी। तो इस किस्म के काम तो ये करते हैं और करते रहते हैं, लेकिन अवाम ने बता दिया कि अवाम अब इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। ना ये जरदारियों को बर्दाश्त कर रही है सिंध में, तो ना पंजाब में शरीफों को बर्दाश्त कर रही है। नाज़रीन, तहरीक लबैक ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। गज़ा मिलियन मार्च 1 मई को वो करेंगे, उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है। बाकी जमातों से भी उनको राब्ते करने चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। दूसरा, उन्हें आर्मी चीफ और दीगर जो फैसला साज हैं उनसे एक सवाल भी पूछना चाहिए। आर्मी चीफ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फैसला साजी आर्मी चीफ है पाकिस्तान में, बाकी तो हुकूमत है किसी की नहीं। और आर्मी चीफ हर चीज़ के अंदर खुद जो जाते हैं, खारजी उमूर पे बात करते हैं, दाखिली उमूर पे बात करते हैं, माशी उमूर पे बात करते हैं, तो सवाल भी फिर उनसे ही होगा। तो आर्मी चीफ से पूछना चाहिए कि क्यों अमरीकी ज्यूश कांग्रेस ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, क्यों पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर ऐसे इकदाम उठाए कि इसराइल के खिलाफ जो करारदाद आ रही थी उसमें से सख्त चीज़ें जो इसराइल के लिए परेशानी का बायस थी उनको निकाल दिया गया। ये सवाल भी तहरीक लबैक को पूछना चाहिए, ज़ोरदार तरीके से पूछना चाहिए। नाज़रीन, और भी खबरें हैं, यानी नहरों को लेकर पीपल्स पार्टी जो है वो फिर नूरा कुश्ती कर रही है। खुद ही नहरें बनाने का हुक्म देते हैं, खुद ही कहते हैं जी हम नहीं बनने देंगे, खुद ही हुकूमत के अंदर शामिल हैं, खुद ही कहते हैं नहर बन गई तो हुकूमत छोड़ देंगे। पहले खुद हुकूमत में बैठ के नहर बनाने का हुक्म देते हैं, फिर कहते हैं हुकूमत छोड़ देंगे। ये ना क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ये नहीं छोड़ सकते हुकूमत, कभी भी हुकूमत नहीं छोड़ सकते जब तक कि इनको एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से बाकायदा इजाज़त ना मिले। जब एस्टैब्लिशमेंट तय कर लेगी कि हमने हुकूमत गिरानी है, तो तब एस्टैब्लिशमेंट इनको इशारा करेगी कि ठीक है अब आप छोड़ दें, अब हुकूमत गिरा दें।